नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खास बात। खास बात में आज हम बात करेंगे बहुत ही खास शख्स से, और वो खास शख्स हमारे साथ मौजूद है पीएल पुनिया साहब। पीएल पुनिया यानी कि पन्ना लाल पुनिया साहब। पीएल पुनिया साहब कभी मायावती के बहुत खास हुआ करते थे, सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बहुत ही करीबी थे, पूरा सारा काम उनका देखते थे। फिर किसी कारणवश उनको यहाँ से रुखसती लेनी पड़ी और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। फिर इसके पिछले टर्म में वो सांसद रहे और वर्तमान में भी 2014 में राज्यसभा भेजे गए कांग्रेस की तरफ से, वो सांसद हैं। इसके पहले वो एसटी कमीशन के चेयरमैन रहे, पूर्व अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति आयोग के, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है। तो पुनिया साहब, स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है पुनिया साहब। पुनिया साहब, आपको आवाज मिल रही है? बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। जी, तो हम बता देते हैं कि पीएल पुनिया साहब बहुत ही उत्तर प्रदेश में बहुत ही खास व्यक्ति, एक खास अहम रोल रखते हैं, क्योंकि वो आईएएस रहे, लंबे समय तक आईएएस रहे, और जब तक वो आईएएस अधिकारी रहे शानदार पारियां खेली उन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के बहुत ही करीबी रहे, ज़्यादातर काम वही संभालते थे। और लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने बसपा को त्याग दिया और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किया। 2009 में वो चुनाव जीते, 2014 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया, वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद हैं। और इससे पहले उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया, वो 5 साल तक इसके अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया था, अहम रोल निभाया था पीएल पुनिया यानी कि पन्नालाल पुनिया साहब ने। वो हमारे साथ अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन हम और चीज़ें उनको बता दें कि जब तक वो यहाँ पर रहे, जिस तरह से शशांक शेखर काफ़ी मजबूत उभर करके आए थे मायावती के समय में, उससे पहले पीएल पुनिया साहब की तूती बोलती थी सरकार में और उनके इशारे पर पूरा काम होता था। अब वो कांग्रेस को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनवा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी अहम रोल अदा करते हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख करेंगे। पुनिया साहब, स्वागत है आपका के न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया के न्यूज के दर्शकों के रूबरू होने का आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी पुनिया साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है। जी, मैं जानना चाह रहा था। ठीक है पुनिया साहब, बहुत बधाई हो, आपने छत्तीसगढ़ में सरकार बनवाई, एक बड़ा राज्य दिलवाया कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में भी आप लगातार अहम रोल, अहम किरदार निभाते रहे हैं। क्या चल रहा है कांग्रेस में फिल वक्त? देखिए, पहले तो मैं आपने जो मेरा परिचय दिया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के साथ में रहा और मतभेद के कारण फिर कांग्रेस में ज्वाइन किया। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं एक आईएएस अधिकारी के नाते मेरी तैनाती प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद पर थी। मैं कोई बहुजन समाज पार्टी का मैं हिस्सा नहीं था। और जब 2005 में मैं आईएएस हुआ
तो मैं स्वतंत्र था, मैं किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकता था। मेरा हमेशा ही मानना रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक सबसे अच्छी राष्ट्रीय पार्टी है, और जिसने देश को आजाद कराने के बाद, देश को उन्नति के रास्ते में पहुंचाने के बाद, आज भी उनको एक संगठित रखने की क्षमता अगर किसी राजनीतिक दल में है तो वो कांग्रेस पार्टी में है। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से मैं नहीं, अच्छी बात है पुनिया साहब, ये अच्छी बात है। मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब तक आप आईएएस अधिकारी थे और बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने एक अहम किरदार निभाया था। जी, मैं सही है, मैं जहां भी मेरी तैनाती रही है, मैंने ईमानदारी के साथ में, बहुत निष्ठा के साथ में, मेहनत के साथ में काम किया, और जहां जहां भी रहा वहां पे मैं, मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ भी मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था, तो उनके साथ भी रहते हुए जो करना चाहिए का अफसर एक प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की हैसियत से वो मैंने किया। जो उनके कार्यालय को संभालना, मॉनिटरिंग करना, जो निर्देश हो सरकार के उनको अक्षर से पालन कराना, यही सब एक काम रहता था, वो हमने किया अच्छी तरह से। बाकी जो आप सवाल पूछ रहे थे कि जो पुनिया साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पुनिया साहब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस समय मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी पूरे देश में उनका विजय रथ दौड़ रहा था, ऐसे में छत्तीसगढ़ में आपने उनके विजय रथ को कैसे रोका? देखिए, ये बड़ा कठिन काम था, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि वहां पर जब मुझे कार्यभार सौंपा गया छत्तीसगढ़ प्रदेश का, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो निरंतर संघर्ष कर रहे थे, निरंतर हमला बोल रहे थे सरकार, रमन सिंह सरकार के खिलाफ, रमन सिंह व्यक्तिगत रूप से। उसके अलावा 15 साल के दौरान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, लोगों की उपेक्षा हो रही थी, कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे थे, केवल अधिकारी लोग उसका पूरा उनकी चलती थी, तो उस सरकार से भी नाराजगी थी, और एक संघर्ष के रूप में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगी हुई थी। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत समय दिया, वो आदिवासी क्षेत्र में गए, अन्य क्षेत्रों में गए, और जब भी चाहा जब गए, और उन्होंने जो टर्निंग पॉइंट था, मैं समझता हूँ एक किसान सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया, उनको हमने बुलाया, तो उन्होंने दो घोषणा की, एक तो किसानों का कर्ज माफ होगा, पूरा कर्ज माफ होगा, और दूसरा उन्होंने कहा कि धान की कीमत अभी तब 1700 रुपए के करीब थी, वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल होगी, और उन्होंने कहा कि ये वादा हम पूरा करेंगे। नहीं पुनिया साहब, ये तो ठीक है, आपने बहुत शानदार, आप राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं, ये एक सच्चे सिपाही की निशानी है, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि ये कारनामा आप लोग उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए? देखिए, मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ की दी थी, और छत्तीसगढ़ के संगठन को जिस तरह से बना के जो ग्राउंड लेवल पे बूथ अध्यक्ष तक हमने पहुंच के वहां पर संगठन को तैयार किया, और सिर्फ तैयार करने से नहीं है, उनको प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देने के बाद फिर शीर्ष स्तर पर राहुल गांधी जी के साथ में जो जितने भी बूथ अध्यक्ष थे या सेक्टर प्रभारी थे, उनके साथ हमने उनका इंटरेक्शन कराया। वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन था। हम जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उनकी दौलत से नहीं कर सकते, उनके सत्ता बल से नहीं कर सकते, उनका मुकाबला हम जो हाईएस्ट जो मोटिवेटेड वर्कर्स हैं वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हमने स्ट्रेटेजी बनाई, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का जहां बार-बार पुनिया साहब ये ठीक है, मेरा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में आप लोग कोई करिश्मा क्यों नहीं कर पा रहे? आप भी लंबे समय से यूपी की राजनीति में रहे हैं। देखिए, जो मेरा दायित्व है, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में रहा,
तो मैं जहां जहां भी एट्रोसिटीज होती थी वहां मैं पहुंचता था। उत्तर प्रदेश में भी हर जिले में मैं गया और वो अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से या वैसे उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए सब वो मैं हर जिले में उत्तर प्रदेश में गया। और यहाँ ये हमारा कांग्रेस पार्टी का और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रियंका गांधी जी को यहाँ नामित किया और एक संघर्षशील अजय कुमार लल्लू जी जो केवल आज जेल में इसलिए हैं कि वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, उनको सहायता पहुंचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, वही उनका दोष है और जिसकी वजह से वो आज जेल हैं और वो संघर्ष करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ये पुनिया साहब आपकी बात सब ठीक है, सवाल ये उठता है कि कोई फार्मूला आप उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं सुझाते हैं कि जिससे कि कांग्रेस का 30 साल का सूखा खत्म हो जाए यहाँ पर। देखिए अब समय होता है और जिस प्रकार उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़का के एक पोलराइज करके जो आपने जैसे पहले कहा मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिस तरह से उन्होंने जो असली मुद्दे हैं, जो गवर्नेंस के मुद्दे हैं, जो गरीबों को उत्थान के मुद्दे हैं, उनको दरकिनार करते हुए एक अलग से जो पोलराइजेशन करने का, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सिर्फ इस तरह के मुद्दों को लेकर करने हैं, तो लोग समझ गए। एक दो बार तो भावनाओं में बह सकते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चल सकती और चढ़ सकती, तो इसलिए लोग बाग समझ रहे हैं और पूरी तरह झुकाव है। ये कोरोना वायरस जो हुआ है उससे पहले से कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने अभियान चलाया, जो पहले किसानों का मांग पत्र के माध्यम से, फिर कोरोना वायरस शुरू हुआ तो कांग्रेस का सिपाही के माध्यम से, फिर उसके बाद जो साझा रसोई का आयोजन किया गया, अब सेवा आंदोलन के नाम पर जो महारसोई का आयोजन किया है, तो लोगों के बीच में जाने का है। यही तो राजनीति है, लोगों के बीच में पहुंचिए, उनके सुख दुख में शामिल हुई। ठीक है, हमने ठीक है पुनिया साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आपसे चर्चा करनी थी, आपसे समझना है कि पुनिया साहब 19 जून को एक बहुत बड़ा दिन है। 19 जून को राज्यसभा की 18 सीटों पर चुनाव होना है और गुजरात में 8 विधायक आपके पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार आपके हाथ से निकल चुकी है और राजस्थान में भी अभी सचिन पायलट एक लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे वो कि वहां की सरकार में भी बड़ा उठापटक चल रहा है। क्या चल रहा है कांग्रेस में, ये विधायक छोड़ के जा क्यों रहे हैं? देखिए हमारा संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमने संविधान बनाया और जो प्रजातंत्र की जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसके हिसाब से सभी जगह सरकारें स्थापित हैं। जगह जगह पर अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशंस है, वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी इस निम्न स्तर पर उतर के और धनबल का प्रयोग करके और राजनीतिक सत्ता हथियाने का काम करेंगे। उन्होंने अनेक जगह जो कर्नाटक में किया, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी किया, और अब गुजरात में जो खेल खेल रहे हैं, अब राजस्थान में जिस तरह का खेल कर रहे हैं, तो पूरी तरह से धन्ना सेठों के जो तिजोरियां खोल दी हैं और 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, 15 करोड़ बाद में दे दिया जाएगा। इस तरह से जो काम हो रहा है, मैं नहीं समझता कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना की हो। जो हमारा जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें इन चीजों की कोई जगह नहीं है, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ इनका मानना है कि धन के बदौलत और सत्ता के दुरुपयोग के बदौलत कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब हमने तो ये सुना था कि पुनिया साहब, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं धन बल के हिसाब से वो आपके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आपके विधायक क्या इतने लालची हैं कि वो थोड़े पैसे के लिए बिक जाते हैं, उनकी स्वामी भक्ति सब खत्म हो जाती है? सवाल ये बहुत बड़ा है। देखिए ये
सवाल ये काल्पनिक सवाल है कि चले जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी के भी इस तरह से चले जाते हैं, चले गए। और कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो विधायक हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि इस तरह के ऑफर आ रहे हैं। अगर इस तरह के ऑफर वो कर रहे हैं और हमारे लोगों ने उसको ठुकराया है, एक तरीके से जबरदस्त तरीके से ठुकराया है, और आज अलग से हैं 65 जो सारे विधायक हैं राजस्थान के वो अलग हैं, मध्य प्रदेश के वो अलग अलग हैं, गुजरात के वो अलग हैं। तो इस तरह से जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से हमें जो करना चाहिए हम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ कर रही है वो प्रजातंत्र की सीधे सीधे हमला है और संविधान की हत्या है, सीधे सीधे हत्या है। पुनिया साहब, आप ये बता दीजिए, मैं एक एक राज्य का आपसे विवरण ले लेता हूं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस के पास में 107 सीटें हैं, बीजेपी के पास में 75, 27 विधायक और चाहिए भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए। वहां राजस्थान में आपने सारे विधायकों को एक रिजॉर्ट में रख दिया है। क्या डर है आपको कि राजस्थान के विधायक भी टूट सकते हैं? देखिए, जो भी इलेक्शन होता है इस तरह का राज्यसभा का और इस तरह का कंटेस्ट होता है, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो या कांग्रेस पार्टी हो, राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो अपना नंबर देखते हैं और नंबर के हिसाब से जितने कैंडिडेट होने चाहिए उतने फील्ड किए जाते हैं। और कभी कंटेस्ट नहीं होता, अनअपोज सब पूरा हो जाता था। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जितने इनके पास संख्या है उससे एक कैंडिडेट ज्यादा खड़ा करते हैं, और ज्यादा खड़ा करते हैं तो जाहिर है कि किसके भरोसे कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास संख्या तो नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी जवाब ले लेते हैं, बहुत कम समय बचा है आपके पास, हमारे पास। जल्दी से जवाब दीजिए। कर्नाटक में 4 सीटें हैं, कर्नाटक में कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक और उतार दिया है उम्मीदवार। देखिए, हमारे अनुमान के हिसाब से जितना आना चाहिए उतनी सीटें हमारी आएंगी। और विधायक अब जो पहले खेल कर चुके, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वो निराशा हाथ लगेगी, वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे वहां पर। एक सवाल और है पुनिया साहब आपसे, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अब आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जब गठबंधन की सरकार होती है, 2-3 दल सम्मिलित होते हैं, तो उसमें आपस में समन्वय बनाने के लिए कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती है, कभी उसका आपस में सामंजस्य बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी करने की बात होती है। तो उसी सुझाव की तरफ उन्होंने थोरट साहब ने, जो राजस्व मंत्री है, उन्होंने बात कही है। उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, वो साफ कर रहे हैं, थोड़ा सब साफ करें कि हमारी सुनी नहीं जाती, डिसीजन एनसीपी और शिवसेना बैठकर कर लेते हैं और हमारी सुनी नहीं जाती। तभी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसमें कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था इस तरह की परिस्थितियां किसी भी गठबंधन में जो 2-3-4 दल होते हैं उसमें स्वाभाविक है। और उसको मैं समझता हूं कि उनकी जो बात है उसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने बल दिया है कि कुछ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के करने के लिए ये उनका मंशा है। उसके अलावा सरकार वहां स्थिर है। और एक पुनिया साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण और सवाल है, कर्नाटक में 1 साल बाद आपकी सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार गिर गई, अब क्या राजस्थान और महाराष्ट्र में भी क्या ऐसा ही होगा क्या? देखिए, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार गई है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो शिवराज सिंह चौहान जी, उनका ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र से निर्देश आया कि सरकार को गिरना चाहिए और सरकार गिराने के लिए हम बगैर
सिंधिया जी के तो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सिंधिया जी को पकड़ा है। भाई पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने अंतर्द्वंद के कारण, इंटरनल कंट्राडिक्शन के कारण गिरी है। तो पहले तो ये कहा था, लेकिन अब जो असलियत सामने आई है तो ये स्पष्ट करना होगा कि ये कितना खेल, खरीद फरोख्त का खेल कैसे हुआ, कितना हुआ, ये तो उनको बताना होगा। और कर्नाटक हो चाहे पुनिया साहब, आखिरी सवाल आपसे, समय कम है, समय समाप्त हो गया है। आपकी भविष्य की रणनीति क्या है, जल्दी से खुलासा कर दीजिए। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ और वहां पर सरकार चल रही है, 3/4 मेजोरिटी के साथ चल रही है, बहुत शानदार काम कर रही है, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, सबके लिए बहुत शानदार काम कर रही है। और वहां पर आगे आने वाले चुनाव होंगे 2022 में, 23 में, तो उस समय के लिए हमारी पूरी तैयारी है, संगठन पूरा बन रहा है नए सिरे से। मैं 16 तारीख को फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक वहां कर रहा हूं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं अपने तरीके से जगह जगह जनसंपर्क कर रहा हूं। और प्रियंका जी जहां जहां भी लगाती है, जो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो कहा जाता है, वहां पर मैं जाता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए जो भी प्रयास करना आवश्यक होगा, संघर्ष करना आवश्यक होगा, उसको किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पीएल पुनिया साहब, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी पूरी बात के न्यूज पर रखने के लिए। तो ये है पीएल पुनिया, यानी कि पन्नालाल पुनिया साहब, जो पहले आईएएस रहे और लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया और आजकल छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी वो कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, हालांकि वो छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी वो चूंकि यूपी से बिलोंग करते हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे रिवाइव किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।